अक्सर क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान ना बड़ी आसानी से भटक जाता है। और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना कई टीचर्स और पेरेंट्स करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राहुल की, और हो सकता है कि ये कहानी आपको बहुत जानी पहचानी सी लगे। तो ये है राहुल, 5वीं क्लास में पढ़ता है और है भी काफी होशियार। मतलब उसमें सीखने की पूरी काबिलियत है। लेकिन देखो, इतना होशियार होने के बाद भी राहुल का क्लास में जो बर्ताव है वो कुछ ऐसा है। पाठ के दौरान उसका ध्यान कहीं और ही रहता है, बार बार अपनी सीट से उठ जाता है, कोई इंस्ट्रक्शन दो तो पूरी सुनता ही नहीं, और नतीजा असाइनमेंट अधूरे छूट जाते हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी एवरेज से नीचे रहती है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जो कई टीचर्स और पेरेंट्स के मन में आता है कि भाई अगर बच्चा स्मार्ट है तो फिर उसका ध्यान क्यों भटकता है, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाता। राहुल जैसे स्टूडेंट्स के बर्ताव को समझने के लिए हमें उस कंडीशन को देखना होगा जिसे हम ध्यानाभाव या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD कहते हैं। तो देखिए, इसकी एक सीधी सादी परिभाषा है। ध्यानाभाव यानी ध्यान की कमी। ये वो हालत है जब कोई स्टूडेंट लंबे समय तक किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आलस या शरारत नहीं है, बल्कि एक पहचानी हुई कंडीशन है। तो अब ये समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, मतलब इसे पहचाने कैसे और इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। इसकी कुछ आम लक्षण हैं, जैसे पढ़ाई के वक्त बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझ ही ना पाना, काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देना, या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी और हाइपर एक्टिविटी दिखाना। और ये वही सब बातें हैं जो हमें राहुल के केस में भी देखने को मिली। और ये जो कारण है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसकी कोई एक वजह नहीं होती, ये कई वजहों से हो सकता है। जैसे कि कुछ दिमागी या न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, घर का माहौल कैसा है, या फिर शायद स्कूल में पढ़ाने का तरीका ही सही ना हो। और हाँ, बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल और नींद या न्यूट्रिशन की कमी भी इसके कारण हो सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस पूरी सिचुएशन में एक टीचर क्या कर सकता है, उनकी भूमिका कितनी अहम हो सकती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें स्टूडेंट को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि हमें क्लास के माहौल और अपने पढ़ाने के तरीकों को बच्चे के हिसाब से ढालना है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। तो टीचर्स के लिए यहाँ 6 बहुत ही काम की स्ट्रैटेजीज हैं। पहली, बच्चे को सबसे आगे बिठाओ ताकि उसका ध्यान कम भटके। दूसरी, जो भी काम दो उसके लिए छोटे और एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो। तीसरी, पढ़ाने के तरीके को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, एक्टिविटीज शामिल करो। चौथी, अगर कोई बड़ा असाइनमेंट है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। पांचवी, जब भी वो कुछ अच्छा करे उसकी तारीफ करो, उसे मोटिवेट करो। और सबसे जरूरी छठी, बच्चे के पेरेंट्स से लगातार बात करते रहो। जब ये सब मिलकर काम करेंगे ना, तो एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम तैयार हो जाता है। और इन सब बातों से हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं, जो इस पूरी समस्या को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरे मामले को देखने का तरीका ही बदल देती है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल प्रॉब्लम है। और जैसे ही हम इसे एक एजुकेशनल प्रॉब्लम मानते हैं, इसका हल निकालना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। मतलब सीधा सा संदेश ये है कि अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं, पढ़ाने के सही तरीके अपनाएं और मिलकर सपोर्ट करें, तो इस सिचुएशन को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है कि हम अपनी क्लास को हर एक स्टूडेंट के लिए सीखने का एक बेहतर माहौल कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने की बात है जहां हर कोई कामयाब हो सके।